हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ क्लास 12 सीबीएसई के छात्रों के लिए इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 इट मींस चैप्टर 2 के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आप लोग के लिए 10 टॉप एमसीक्यू लेकर के आया हूं और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा उसको मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैं 4 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 में हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको 10 क्वेश्चन करके कुल 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार हो जाए। तो आप किसी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यदि आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है और इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो देखने के बाद से आप महसूस करेंगे कि हमने कुछ नया चीज सीखा और फीडबैक के तौर पे आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन केम इन, कब आया? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया? इंडिया में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बेटा कब आया? 1947? जी नहीं, 1947 में तो अभी हमारा देश आजाद हुआ था। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में आया। 1948 इज करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी माना गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी कब माना गया, कब एडॉप्ट किया? तो 1948 में, 1948 में इंडिया को क्या माना गया बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग लेसेस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। आप पूछेंगे लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है? तो लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव मी एलोन और लीव अस एलोन। और मिक्स्ड इकोनॉमी में पूछा जाता है कि कौन कौन सी इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर का मतलब होता है लीव मी एलोन और लीव अस एलोन। और लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया। किसने दिया? एडम स्मिथ। कोई दिक्कत? अब आप गलत नहीं करेंगे ना बेटा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन केम इन 1948। यह सीबीएसई बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे छात्रों ने ये गलती करी थी, 1956 लिखा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की बात हो रही बेटा, 1948 करेक्ट आंसर होगा। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2,
Who is known as the architect of Indian planning? Who is known as the architect of Indian planning? इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसको कहते हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कहते हैं? जी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं? जी नहीं। हैरल्ड टोपर को कहते हैं? जी नहीं। एंड दादा भाई नेहरू जी, इनको भी नहीं कहते हैं। इसमें बता चारों आंसर क्या है? गलत है। तो क्या होगा? अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चारों आंसर यहाँ पे गलत है, जबकि आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैंने हिडन रखा था इस चीज को कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप आंसर ये कहेंगे, आपने पढ़ा होगा तो इसमें कोई आंसर नहीं है। दैट विल बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? क्या होगा बेटा? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ये डी ऑप्शन बेटा, ए बी सी डी, ये चारों नहीं है। यानी कि क्या आंसर होगा? ई ऑप्शन। क्या बेटा? ई ऑप्शन होगा। और ई ऑप्शन क्या है? पीसी महालनोबिस होगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ये आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि सर इसमें तो चारों नहीं है। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल चारों नहीं है। तो इसमें क्या है? पीसी महालनोबिस। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? जो प्लानिंग कमीशन बना था उसके चेयरमैन थे। ये प्लानिंग कमीशन बना तो इसके क्या थे? ये चेयरमैन थे बेटा। ठीक है। तो पीसी महालनोबिस क्या बेटा? ये इनको हम लोग इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहते हैं। वो इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो कौन है बेटा? पीसी महालनोबिस। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका ये भी खासियत है बेटा, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। यानी कि आप इनके साथ क्या क्या जान गए? पीसी महालनोबिस को इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहते हैं। इन्होंने क्या किया? तो 1931 में 17 दिसंबर 1931 को इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया बेटा? ISI, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में है। क्लियर? कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे आ ही गया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, कहां? तो इसमें बेटा हेडक्वार्टर की बात हम लोग समझें। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहां बेटा? कोलकाता में। कहां पे? अभी मैंने बताया, कोलकाता में। जबकि इसके और ऑफिस बेटा दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, बट कोलकाता क्या है? जब ऐसे पूछा जाए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, तो क्या बोलेंगे? कोलकाता। यानी कि कोलकाता क्या है? तो ये हेडक्वार्टर बेटा क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आप बोलेंगे कोलकाता में। कोई डाउट? कब स्टैब्लिश हुआ? ISI कब स्टैब्लिश हुआ? अब जल्दी बोलो बेटा। अरे पिछले क्वेश्चन पे मैंने आप लोग को समझाया है। 17 दिसंबर 1931। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, the low productivity of agriculture sector forced India to import food grain from the low productivity of agriculture sector forced India to import food grain from the, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि विथ का, राइस मीन्स पैडी का प्रोडक्टिविटी बेटा बहुत कम था,
वीट का प्रोडक्टिविटी कितना था? वीट की प्रोडक्टिविटी कितनी थी बेटा 1947 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? याद है? भूल गए बेटा? 660 केजी पर हेक्टेयर था। और पैडी का कितना था? 665 केजी पर हेक्टेयर था। तो यहां बेटा जितनी हमारी नीड थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसको पूरा करने के लिए जब हमारा फर्स्ट 5 प्लान बना था, उसका मेन पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, उसको फोकस करना। लेकिन उस समय भी अभी हमारी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो इंडिया फूड ग्रेन का इंपोर्ट कर रहा था। इसका इंडिया फूड ग्रेन को इंपोर्ट कर रहा था। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहां से करता? ये तो खुद कंगाल था। ये तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जा रहा था और ब्रिटेन की इंडस्ट्री को बढ़ा रहा था, और ब्रिटेन फिनिश गुड्स बना करके लाकर इंडिया को देता था। ये कहां से? फूड ग्रेन ही ये करता। फूड ग्रेन की बात हो रही बेटा, ध्यान रखना, फूड ग्रेन की बात हो रही है, फिनिश गुड्स नहीं हो रहा। श्रीलंका? जी नहीं। चाइना? नहीं। तो किससे हो रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम द किस कंट्री से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैंने गलती होगा, यहां पे ये पूछा फूड ग्रेन। यदि ये कहता कि इंडिया किस चीज का इंपोर्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या बोलते? फिनिश गुड्स का। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। यहां का द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड ग्रेन। बेटा ये ध्यान रखना बेटा, फूड ग्रेन की बात हो रही है। तो किससे हम इंपोर्ट कर रहे थे? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? जितना क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा हूं, इसको खूब ध्यान से सुनना और इसको कॉपी में नोट कर बेटा। ये सब मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता बेटा। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन डैश स्टेट्स। किसी एक स्टेट में की बात नहीं, स्टेट्स कहा, इसका मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा होगा। कहां पे? अब देखते हैं 2 स्टेट कौन सा? पंजाब एंड हरियाणा। इससे लैंड रिफॉर्म का कोई भी संबंध नहीं था। देयर इज नो रिलेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म विद पंजाब एंड हरियाणा, बिल्कुल नहीं है। आज पंजाब की चर्चा हम लोग करते हैं, हरियाणा की चर्चा करते हैं, किस चीज के लिए? वेस्टर्न यूपी की चर्चा करते हैं, किस चीज के लिए? कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके प्रभाव को देखने के लिए। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स यहां का बिल्कुल उससे इसका संबंध नहीं है। क्लियर? लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन डैश स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। केरला में तो बेटा देखने को मिला था, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। केरला में तो देखने को मिला, लेकिन तमिलनाडु में नहीं देखने को मिला बेटा। यानी कि इसमें एक पार्ट तो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट क्या बेटा? वह सही नहीं है। पंजाब में देखने को मिला नहीं, केरला में देखने को मिला नहीं, तो कहां देखने को मिला? कहां, किस जगह बेटा? बोलो। केरला सही है। तमिलनाडु? तमिलनाडु सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या बेटा? तो ऑप्शन देखो क्या है? गुजरात। गुजरात में हुआ, कोई भी संबंध इसका नहीं है। लैंड रिफॉर्म का यहाँ पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? राजस्थान, इसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता बेटा, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म करने का कोई औचित्य नहीं था।
यानी ए भी गलत हो गया। अब ऑल द अबव दिया नहीं है, नन ऑफ दिस दिया नहीं है, तो सीधे सीधे बेटा देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि केरला और वेस्ट बंगाल। देखो डी ऑप्शन है भी, यानी केरला में भी था और वेस्ट बंगाल में भी था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा कि लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन वेस्ट बंगाल एंड केरला। कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। चलो बेटा, हु इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहां कहा जा रहा है? इंडिया में। यदि ओवरऑल बात होती, इंडिया इसमें नहीं होता, तब आप नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते। जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, नॉर्मन ई बोरलॉग। जब ये लिखा हुई द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो वर्गीज कुरियन नहीं, एम एस स्वामीनाथन, यस, एम एस स्वामीनाथन रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो एम एस स्वामीनाथन सर को। पीसी महालनोबिस, नो। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो कंट्रीब्यूशन था, क्या था? इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? जो इंडियन प्लानिंग है, क्या कहते हैं बेटा? जो इंडियन प्लानिंग, उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस सर। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना, जिसका पीरियड 1956 टू 1961 का था, वह 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पर डिपेंड था। इस मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पर डिपेंड था। यानी कि इस 4 ऑप्शन से बेटा आपको 4 क्वेश्चन तैयार होगा। मेरा जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का आंसर तो 4 में रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये आपको और क्वेश्चन दे देगा। नॉर्मन ई बोरलॉग कब सही माना जाएगा आंसर? जब ये पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तब आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। जब ये पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन क्या थे? तो वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन, और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। यानी कि जो मिल्क रिवॉल्यूशन है उसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। दुग्ध क्रांति, दुग्ध मतलब हिंदी में बता, मिल्क को दुग्ध कहते हैं, दूध क्रांति को दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा? इसको श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है बेटा जी? वर्गीज कुरियन। क्या कहते हैं? वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन। ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। पीसी महालनोबिस ये आर्किटेक्ट है किसके? इंडियन प्लानिंग के। पीसी महालनोबिस क्या है? फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में हुआ। आईएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में। क्लियर? और सेकंड 5 ईयर प्लान जिस मॉडल पर बेस्ड था, वह मॉडल कौन सा था? महालनोबिस मॉडल। यानी कि पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस सर के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया था हैवी इंडस्ट्री के लिए, उस मॉडल पे हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स। फार्मर्स के पास जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वह पोर्शन जो उसकी जरूरत से ज्यादा होता है, तो जब अपने कंजम्पशन से ज्यादा होता है तो उस प्रोड्यूस को वह फार्मर क्या करता है?
उस सरप्लस को क्या करता है, बेचता है, सेल करता है, कहां पे, बाजार में। तो जो अपनी जरूरत से ज्यादा होता है, जिसको बाजार में बेचा जाए, उसे कहते हैं सीधे सीधे का मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। जब यहां सोल्ड की बात हो गई तो डेफिसिट की कोई मतलब ही नहीं है, स्कैरसिटी का मतलब नहीं है। क्यों? हम बेचते कब हैं, हम कब बेचते बेटा किसी गुड्स को, जब वो चीज हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा होता है। जब जरूरत से ज्यादा नहीं हो बेटा तो बेचोगे, अरे पहले अपना भी तो देखोगे ना, तो क्या होगा, स्कैरसिटी होगा नहीं, नन ऑफ दिस करा नहीं। इसमें करेक्ट आंसर क्या है, मार्केट सरप्लस है, और करेक्ट आंसर ए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, और इस क्वेश्चन पे ज्यादा लोग फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR शॉर्ट में कहते हैं। 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द, कौन सा इसका बेसिस बेटा, फर्स्ट 5 प्लान नहीं, कौन सा था बेटा, 56 का पीरियड बेटा देखो, 56 का क्या होगा, फर्स्ट 5 प्लान बेटा 1951 टू 1956 था, और सेकंड का 1956 टू 61 था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 प्लान बेटा, क्या होगा, सेकंड बेटा, इस 56 से ही देख लेना, ठीक है ना। और थर्ड 5 प्लान इसका कोई मतलब नहीं बेटा, ये दो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द सेकंड 5-year प्लान। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू, इंडस्ट्री इन कितनी कैटेगरी बेटा, क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन डैश कैटेगरीज, द इनटू बेटा, या इनटू इन 2 बार हो गया है, इसको कैंसिल कर दो। क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन टू कितनी कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज, नो। 3 कैटेगरीज, यस। 4 कैटेगरीज, नो। 5 कैटेगरीज, नो। अब आप पूछेंगे कि ये जो 3 कैटेगरी है वह कौन सी थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इन टू कितनी कैटेगरीज बेटा, कितनी कैटेगरीज, 2 की 3, क्या बोलोगे, 3। अब ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है बेटा, जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, इसमें क्या आता है, ये क्या कहता है कि फर्स्ट कैटेगरीज comprise industries which would be exclusively owned by the state, exclusively owned by the state। पहला बेटा कैटेगरी ये है। कैटेगरी नंबर 2 क्या कहता है, इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर, सप्लीमेंट के रूप में बेटा। सेकेंड कैटेगरीज consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units। यानी कि सरकार नए यूनिट को स्टार्ट करने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। और थर्ड कैटेगरी था बेटा कि जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थे विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। थर्ड कैटेगरीज कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज।
कितने कैटेगरी बेटा? 3 कैटेगरीज। और 3 कैटेगरी में पहला कौन था? फर्स्ट कैटेगरीज। नोट कर लो, द फर्स्ट कैटेगरीज कंप्राइज्ड, द फर्स्ट कैटेगरीज कंप्राइज्ड industries which would be exclusively owned by the state, owned by the state मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल, owned by the state। ओके, सेकेंड कैटेगरी क्या कहता है? द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड, ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं बेटा, सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट यानी गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी लेगी, उसको क्या करने बेटा? पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वहां पे सप्लीमेंट कौन है? प्राइवेट सेक्टर, लेकिन होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का होगा। एंड थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी in the private sector. Third category is consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. Clear? कोई डाउट बेटा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इन टू 3 कैटेगरीज। मैंने तीनों कैटेगरी आप लोग को बता दिया बेटा, इसको याद कर लेना। क्या अच्छा क्वेश्चन मिला हम लोग को। कार्वे कमिटी एसोसिएटेड विद, कार्वे कमिटी का संबंध किसके साथ है? हैवी इंडस्ट्री के साथ नहीं, माइक्रो एंड लार्ज इंडस्ट्री के साथ नहीं, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जी हां इसके साथ है। कार्वे कमिटी 1955 में बनी थी। विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम लोग कार्वे कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और कार्वे कमेटी कब बनी बेटा? 1955। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि कार्वे कमेटी एसोसिएटेड विद विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कार्वे कमेटी का संबंध किसके साथ है? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज कार्वे कमेटी। कब बेटा? 1955, 1955। क्लियर? तो आज मैंने आपके लिए ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने रखा था। और आगे अगला जो वीडियो मेरा होगा वो भी 10 क्वेश्चन, उसके अगला जो होगा ऐसे ही मैं 40 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा इस चैप्टर से। तो यदि आपने इस 40 क्वेश्चन को तैयार किया तो मेरा वादा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखेंगे तो आप बेटा मुस्कुराएंगे। क्या पद्माकर सर ने क्वेश्चन बनाकर दिया था। जो बेटा मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, ये सफल तब होगा जब इसका भरपूर आप लोग लाभ लेंगे। और लाभ कैसे मिलेगा? ध्यान से एक एक बेटा क्वेश्चन के आंसर को सुनिए, समझिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। किसी वीडियो को, किसी भी क्वेश्चन को मत करना बेटा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बेटा कहावत ना चरितार्थ हो हम लोग के साथ। कहोगे कि बेटा जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, जो इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़ा वो पाया, और जो इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को हल्के में लिया वो अफसोस करेगा। तो बेटा अफसोस करने की नौबत न आए, जुड़ जाइए, अभी देर नहीं हुआ है। जितने भी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू का सीबीएसई बोर्ड वालों छात्रों के लिए सीबीएसई प्लेलिस्ट में जाकर देखें, और आईएससी बोर्ड से संबंधित छात्र
अपने आईएससी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको पूरा वीडियो मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको उस दिन मजा आएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलेगा, सब लोग बेटा सर पकड़ लेंगे और आप मुस्कुराएंगे, ये क्वेश्चन तो अभी हम करके आए हैं, ठीक है। और आने के बाद से आप कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ सर, आपका वीडियो हमारे लिए कितना यूजफुल था। वीडियो आपने देखा, एक आपसे फीडबैक तो जरूर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिए जो आप चाहते हैं बेटा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, और कुछ चाहते हैं बेटा आप तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। मैं इसलिए आप लोग के बीच हूं, जो इकोनॉमिक्स के लिए लेकर के जो फोबिया बना हुआ छात्रों के बीच में, उसे दूर करना मेरा पर्पज है। आइए हम लोग मिल करके एक नए मुहिम को शुरू करें, और शुरू नहीं करें बेटा, शुरू किया है, शुरू किया तो इसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें बेटा हम लोग सफल कब होंगे, जब मेरा साथ आप लोग देंगे। आप एक जरूरत बेटा अपनी बताओ, मैं पूरा करने तैयार हूं, लेकिन हाँ जब रिजल्ट आए तो वहां पे बेटा आप बताओगे यस सर, आपके पैरामीटर पे हम लोग खरा उतरे हैं, देखिए मेरे ये मार्क्स हैं। तब जाकर बेटा मेरा मेहनत सफल होगा, लगेगा कि हाँ जिस मिशन के साथ मैंने ये सफर शुरू किया सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोग को, आप कीमती समय निकाल करके देखते हो, और जैसे आप कीमती समय निकाल कर देख रहे हो मुझे, वैसे ही मैं भी अपना कीमती समय निकाल करके आप लोग के लिए क्वेश्चन ढूंढ करके लाता हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। कहीं से पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी इंटेंसिटी को समझता हूं, और मैं आप लोग के बीच इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूं। ध्यान रखिएगा, अपने तैयारी को ऐसे ही जोश ऐसे ही जुनून के साथ बना कर रखिएगा, और अपने दोस्तों को भी अपने साथ इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे जोड़िए, वीडियो देखिए, डिस्कस कीजिए। कोई डाउट होता है आप टेलीग्राम इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप से जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको डेली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके अलावा मिलता है बेटा, आप इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के वॉल्यूम 2 के साथ, फिर 10 क्वेश्चन लेकर पद्माकर मिश्रा आपके बीच हाजिर होंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।